गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। महाविद्यालय के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है, उसके लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, उसके बारे में आज इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। आधुनिक जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनमें हम कार्यपालिका और विधायिका के मध्य जो संबंध हैं उसके आधार पर सरकारों को दो भागों में बांट सकते हैं, संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार। संसदात्मक शासन व्यवस्था वह है जिसमें जो कार्यपालिका है वो अपनी नीतियों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का निर्माण है वो विधायिका में से होता है, जबकि जो अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और ये संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में भी विधायिका से स्वतंत्र होती है। जहां संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका तब तक ही अपने पद पर रह सकती है जब तक कि उसे विधायिका का समर्थन हासिल है। तो संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है और इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा, भारत आदि देशों में पाई जाती है, जबकि अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है वो अमेरिका, ब्राज़ील और रूस आदि देशों में पाई जाती है। भारत में भी ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जो भारत का राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान है, लेकिन एक अंतर है कि जहाँ ब्रिटेन का जो सम्राट है उसका जो पद है वो वंशानुगत होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस प्रकार भारत में संसदीय लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य को भी स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा करता है और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में हम कह सकते हैं कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक संवैधानिक और एक वास्तविक। जो संवैधानिक कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वो औपचारिक और नाम मात्र की होती है, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो मंत्रिपरिषद होती है और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कार्य जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको लागू करना। तो संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है। भारत का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है यानी संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। संघ की समस्त जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उसमें निहित हैं और इन शक्तियों का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो आर्टिकल 52 में ये बातें कही गई है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की जो शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में निहित होंगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, इसके संबंध में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। तो
भारत का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हो सकता है, तो उसकी पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उसे अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। और चौथी विशेषता, वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। वर्तमान समय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अथवा मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसका नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 ही मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यानी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं वो मतदाता की तरफ से 50 व्यक्ति उसके प्रस्तावक हों और 50 व्यक्ति ही उसके अनुमोदक हों, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले मतदाता। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल दे रखा है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है वो ऐसी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। तो पहले नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी जो संघ शासित राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो वहाँ की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। साथ ही साथ जो राज्य विधान परिषदों के सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, दोनों ही प्रकार के, वो भी भाग नहीं लेते हैं। और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्यों को इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो मनोनीत जो सदस्य हैं, चाहे संसद में हो चाहे राज्य विधानसभाओं में हो, वो भाग नहीं लेते। और साथ ही जो राज्यों की विधान परिषद हैं उनके निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति दे रखी है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की ये प्रणाली दी गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दूसरी अनेक प्रकार की बातें हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो निर्वाचन अधिनियम 1992 में दी गई हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। और इस प्रकार का जो निर्वाचन है उसमें मतदान गुप्त रूप से होगा। यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के जो मापन में एक रूपता रखी जाएगी। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 प्रकार के सिद्धांतों का अपनाया गया है, समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधियों के मत मूल्य के मापन में एकरूपता तथा विभिन्न जो राज्य और संघ
के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता रखी जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी राज्यों के जो निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत का जो मूल्य का निर्धारण है उसके लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग के समतुल्य होगा अर्थात समान होगा। तो इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत भी कहा जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार विधानसभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों के मत मूल्य की जो गणना है वो इस प्रकार की जाएगी। एक विधानसभा सदस्य की मत मूल्य की गणना किसी राज्य के विधानसभा के किसी एक सदस्य के मत मूल्य को जानने के लिए उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है और भागफल को पुनः 1000 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल उस राज्य विशेष के किसी एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य होता है। यानी कि किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य जानने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या और उसको 1000 से भागफल उसमें दिया जाता है तो एक सदस्य का मत मूल्य आ जाता है। उस राज्य के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य जानने के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से उस राज्य के एक निर्वाचित सदस्य का जो मत मूल्य है उसको गुणा करके हम उस राज्य के सभी सदस्यों का मत मूल्य जान सकते हैं। इसी प्रकार एक संसद सदस्यों के मत मूल्य की गणना करने के लिए संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य का मत मूल्य जानने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य को जोड़कर उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है। यानी कि सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बट्टा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो इस प्रकार एक सदस्य का मत मूल्य हम निकाल सकते हैं और इस सभी सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए उस निर्वाचित सदस्यों से उस एक सदस्य का जो मत मूल्य है उससे हम गुणनफल करके उन सभी सदस्यों का मत निकाल सकते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम में देगा जितने प्रत्याशी हैं। अर्थात प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपना मत वरीयता क्रम के अनुसार देता है। मान लीजिए यदि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले 4 प्रत्याशी हैं तो प्रत्येक मतदाता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वरीयता क्रम के अनुसार अपना मत देगा। जहां हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हम निर्वाचन करते हैं कि चाहे सांसद का कर रहे हो या विधायक का कर रहे हो तो हम जिसको मत देते हैं एक ही मत देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जितने मतदाता प्रत्याशी हैं उन सभी को हम वरीयता क्रम में मत देते हैं। यानी हमारी जो पसंद का सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा है उसको प्रथम वरीयता, उसके बाद का जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको द्वितीय, उसके बाद वाले को तृतीय और जितने प्रत्याशी चुनाव उसमें लड़ रहे हैं उन सभी को वरीयता के अनुसार मत दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव की उसकी मतगणना के लिए भी एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों के आधे से अधिक एक मत प्राप्त करता है और इसको हम न्यूनतम कोटा कहते हैं। यानी न्यूनतम कोटा कुल पड़े वैध मत भाग बट्टा 2 और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार न्यूनतम कोटा निकाल दिया जाता है। यानी 50% से एक अधिक। मतगणना में सबसे पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है और यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो फिर दूसरे चक्र की मतगणना प्रारंभ करनी पड़ती है और इसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके जो मतपत्र हैं उसकी
द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है, तब उसे अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है। और यदि द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद भी कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है तो अनुच्छेद 71 के अनुसार उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए केवल और केवल जो सुनवाई है वो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। राष्ट्रपति की जो पदावधि है आर्टिकल 56 के अनुसार वो है 5 वर्ष। यानी राष्ट्रपति जिस तिथि से अपना पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा और कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। अगर राष्ट्रपति इससे पहले भी अपना पद छोड़ना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 54 और 55 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल और उसकी निर्वाचन की जो विधि है उसके बारे में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।